डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटीग्रल साइंस स्टडी। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आज आपको कक्षा 7वीं के विज्ञान के अध्याय 2 प्राणी एवं पोषण का भाग 2 करवाऊंगा। इससे पहले वाले भाग में हमने आपको बताया है कि पाचन क्या होता है, पाचन तंत्र किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं तथा हमारी एलिमेंट्री कैनाल जिसे हम आहार नाल भी कहते हैं कि कौन कौन से भाग होते हैं। इससे पहले वाले भाग में हमने आपको बताया मुखवाहिका बकल कैविटी के अंदर दांतों का क्या फंक्शन होता है, हमारी जीभ का क्या फंक्शन होता है। अब इस भाग में हम आपको करवाते हैं ग्रास नली या जिसको हम ईसोफेगस भी कहते हैं। देखिए, जैसे ही मुंह के अंदर भोजन एंटर करता है यानी कि अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया होती है, तत्पश्चात भोजन मुख में दांतों के द्वारा चबाया जाता है तथा उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स द्वारा अपना रस मिला दिया जाता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन हमारे मुख में ही शुरू हो जाता है तथा तत्पश्चात ये भोजन हमारी ईसोफेगस जिसे कि हम भोजन नली या गर्सिका बोलते हैं उसके अंदर चला जाता है। गर्सिका या भोजन नली गले एवं वक्ष से होती हुई कहाँ चली जाती है, हमारे स्टमक या पेट से जाके जुड़ जाती है। इसमें भोजन कैसे मूव करता है? इसमें भोजन संकुचन द्वारा मूव करता है। संकुचन की प्रक्रिया भोजन को नीचे धकेलने में हमारी मदद करती है। एक्चुअली ये जो संकुचन की प्रक्रिया है ये हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होती है, जिससे भोजन ऊपर से लेकर नीचे तक मूव करता है या धकेल दिया जाता है। अब नेक्स्ट आता है स्टमक, जिसको हम आमाशय भी बोलते हैं। भोजन ईसोफेगस के बाद हमारे स्टमक में एंटर करता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख भी सकते हैं, स्टमक एक मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है तथा ये जे के आकार की होती है। ये खाद्य कहाँ से प्राप्त करता है? गर्सिका से प्राप्त करता है तथा कुछ पाचन आमाशय में होने के बाद ये उस भोजन को छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत्र में भेज देता है। आमाशय के अंदर की जो सतह होती है वो श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा पाचक रस स्रावित करती है। अब इन तीनों चीज़ों के अलग अलग फंक्शन हैं, अलग अलग कार्य होते हैं। श्लेष्मल इस हमारे स्टमक की जो इनर वॉल है उसको एसिड के अटैक से बचाता है, और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो क्या करता है, अगर हमारे भोजन के साथ कुछ बैक्टीरिया वगैरह अंदर आ गए हों तो उन जीवाणुओं को मारने का काम ये करता है तथा जो रस स्रावित होते हैं वो भोजन के पाचन में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है क्षुद्रांत्र, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं। ये हमारे पाचन तंत्र का सबसे मुख्य भाग माना जा सकता है। इसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर यानी कि 20 फुट तक होती है। ये एक पतली तथा कुंडलित रचना होती है। यकृत, जिसको हम लीवर कहते हैं, तथा पैनक्रियाज, जिसको हम अग्नाशय कहते हैं, ये इनसे पित्तरस, आग्नाशयिक रस, जिसको हम पैनक्रियाटिक जूस भी बोलते हैं, इनकी भित्ति से पाचन रस प्राप्त करती है। नेक्स्ट आता है यकृत, जिसको हम लीवर कहते हैं। लीवर हमारे पाचन तंत्र का बहुत ही मुख्य भाग है। वो क्यों? लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, जिसको हम पित्तरस भी कहते हैं। इस बाइल जूस का बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। ये फैट यानी कि वसा के पाचन में हमारी मदद करता है। ये जो अपने बाइल जूस सिक्रीट करता है ये एकदम से क्षुद्रांत के अंदर नहीं छोड़ता, बल्कि इसको पहले किसी एक
थैलीनुमा संरचना में कुछ समय के लिए स्टोर करता है तथा उस संरचना को हम गॉल ब्लैडर कहते हैं या हम इसको पित्ताशय भी बोलते हैं। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो लीवर है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को हम आमाशय भी बोलते हैं। यह हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है। यह आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है तथा ये पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स पर क्रिया करके उनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है या कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार से आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंच जाता है जहां आंतररस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा या ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार फैट्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रोटीन्स एमिनोमल्स जिनको हम एमिनो एसिड्स बोलते हैं में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्षुद्रांत में अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके दौरान क्या होता है, जब भोजन का पाचन क्षुद्रांत में पूरा हो जाता है तत्पश्चात भोजन अवशोषण की पोजीशन में आ जाता है यानी कि वो लिक्विड पोजीशन में होता है। अब हमारी जो क्षुद्रांत है उसकी जो अंदर वाली सतह है उसके ऊपर बहुत सारी अंगुली नुमा संरचनाएं होती हैं जिनको हम रसानुकूल भी कहते हैं, विलाई भी कहते हैं या फिर हम दीर्घरोग भी कहते हैं। अब इनका क्या फंक्शन होता है, ये उस पचे हुए भोजन का अवशोषण करने में हमारी हेल्प करती है तथा ये एब्जॉर्प्शन करने के लिए हमारा सरफेस एरिया बढ़ा देती है क्षुद्रांतों का, जिससे हमारी काफ़ी मदद होती है और जल्दी भोजन का अवशोषण हो जाता है। इन विलाई के अंदर रक्त वाहिकाएं विद्यमान होती हैं। रक्त वाहिकाओं का क्या फंक्शन होता है, जो भोजन से पोषक तत्व ग्रहण किए हैं उनको शरीर के विभिन्न भागों तक ये रक्त वाहिकाएं पहुंचाती हैं जहां पर इनसे जटिल पदार्थों का निर्माण किया जा सके तथा इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन या स्वांगीकरण कहते हैं। नेक्स्ट आता है बृहदांत्र। जब खाने का पूरा पाचन क्षुद्रांत में कर दिया जाता है, खाने का अवशोषण कर दिया जाता है, कुछ भोजन ऐसा बच जाता है जिसको हमारा शरीर नहीं पचा पाता, तो उसका हम क्या करेंगे, वो भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है और इसकी लंबाई 1.5 मीटर तक होती है। बृहदांत्र में मुख्य रूप से बिना पचे हुए भोजन में से आंतरिक जल तथा लवणों का अवशोषण होता है, ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तत्पश्चात जो भोजन नहीं पचा है, बिना पचा हुआ भोजन अर्ध ठोस मल के रूप में मलाशय में जमा होता रहता है। मलाशय को हम रेक्टम भी बोलते हैं तथा समय समय पर गुदा द्वारा यह मल शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम निष्कासन बोलते हैं या इस प्रोसेस को हम डिफिकेशन भी बोलते हैं। अब आता है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। बच्चों, आपने गाय को देखा होगा, बकरी को देखा होगा, बैल को देखा होगा, वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी घास को खा के अपने अंदर लेके जाते हैं तथा फिर अपना मुंह चलाते रहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, भाई ये तो जुगाली कर रहा है। एक्चुअली ये सब कैसा प्रोसेस है, ये कैसे हो रहा है, मनुष्य तो ऐसा नहीं करता। तो आइए समझते हैं इस कार्य को। घास खाने वाले जानवरों में जैसे गाय, भैंस, बकरी, बैल इत्यादि जानवर में पाचन की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। क्यों? क्योंकि इनका भोजन भी अलग होता है। ये घास खाते हैं, हम तो घास नहीं खाते, तो घास में सेलुलोज होता है और हमारे भोजन में ज़्यादा सेलुलोज नहीं होता। इसके लिए इनका पाचन तंत्र भी उसी के अकॉर्डिंग बना हुआ होता है। इनके अंदर एक अलग से स्टमक का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रूमेन।
या फिर उसको हम प्रथम आमाशय भी बोलते हैं। ये प्राणी जल्दी जल्दी घास को खाकर इस रूमेन के अंदर ले जाते हैं। इस कंडीशन में भोजन का पाचन नहीं हुआ होता है। फिर ये क्या करते हैं, धीरे धीरे रूमेन से थोड़ा थोड़ा भोजन वापिस अपने मुंह में लेके जाते हैं तथा उसको चबाते हैं। इस प्रोसेस को हम जुगाली करना कहते हैं। रूमिनेंट का मतलब ही होता है दोबारा चबाना। तो ये भोजन का कंप्लीट डाइजेशन या पूरी तरह से भोजन का पाचन करने के लिए ऐसा करते हैं। घास खाने वाले जानवर घास खाते समय घास को बिना चबाए या थोड़ा चबाकर जल्दी जल्दी निगल लेते हैं, फिर उसे वापस मुंह में लाकर दोबारा चबाते हैं। घास को पेट से दोबारा मुंह में लाकर चबाने को हम जुगाली करना कहते हैं। इस प्रकार से ये काम होने के बाद ये अधपचे भोजन को स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक तथा फिर लार्ज इंटेस्टाइन तथा फिर रेक्टम और फिर डिफिकेशन का कार्य इनमें भी पूरा हो जाता है। अब आता है अमीबा में संवरण एवं पाचन। भाई अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। जैसे हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। भोजन खाने के लिए मुंह है, पचाने के लिए एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट पार्ट्स हैं, लेकिन अमीबा में ऐसा नहीं होता। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें कैसे भोजन का पाचन होता है, इसकी जो बाहरी सतह है ये इरेगुलर शेप की होती है, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। तो ये क्या करती है, अपनी शेप चेंज करके पैरों जैसे आकार बना लेती है। इसलिए हम इन आकार को सूडोपोडिया या फिर नकली पैर भी कहते हैं। ये अमीबा को चलने में, मूवमेंट करने में मदद करते हैं। इन्हीं सूडोपोडिया की हेल्प से अमीबा भोजन को भी कैप्चर कर सकती है, पकड़ सकती है। तत्पश्चात इस भोजन को खाद्य धानियों के रूप में अपने अंदर ले लिया जाता है, जिनके अंदर पाचन रस मिला दिए जाते हैं तथा इस भोजन का पाचन कर लिया जाता है। तत्पश्चात बिना पचे हुए भोजन को अपशिष्ट के रूप में इसके अपने शरीर से ये बाहर निकाल देती है। इस प्रकार से अमीबा में भी पाचन का कार्य पूरा हो जाता है। थैंक यू बच्चों। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।